असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़े बाजीगर हैं, बहुत अच्छी उनको डफली बजाना आता है और मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके जो विरोध करते हैं, मुखालिफ करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा हैदराबाद में देखिए कितनी जमीन उनके पास वक्फ बोर्ड की। विधवाओं को, परित्यागताओं को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड से मदद नहीं मिल सकी। गरीब बच्चों की शादियां नहीं करा सका वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसी बिल उसकी वजह से। उसमें वक्फ बोर्ड का अधिकार होता है कि उसको दे, उसका कर्तव्य होता है, लेकिन उसको भी लागू नहीं कर सका। उसकी 1 मिनट के अंदर तलाक 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 कह दिया, वो तलाक हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी उसके बच्चे के साथ देके भेज दिया और वो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी गुजारा जाए। विरोध जो कर रहे हैं, ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ट्रिपल तलाक का कितना विरोध हुआ था जी। आज हमारी बहनें कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 370 को इसीलिए देखो उसका विरोध शुरू कर दिया। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो चाहती है हमारा वोट बैंक मुस्लिम के रूप में बना रह जाए। लेकिन नकवी साहब, क्या ये बात सच है कि वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे थे संपत्तियों पर? बिल्कुल कब्जे किए जा रहे थे। मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज ट्रिपल तलाक 370 से मुस्लिम सेटिस्फाई है, उसी तरीके से इस वक्फ बिल से भी जो विरोध कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि वक्फ बोर्ड वाकई में अब मजबूत हुआ। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। एक लंबी चर्चा के बाद, एक लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा और राज्यसभा में एक लंबी बहस के बाद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन होने के बाद अब ये एक कानून बन चुका है। इसे लेकर के देश भर के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध भी देखने को मिला, तो वहीं पर कई हिस्से ऐसे थे जहां पर लोगों ने पूरे मन से इस बिल का समर्थन किया और इसको लागू करने पर खुशी भी जताई है। मगर इस बिल को लेकर के तमाम तरह का विवाद अभी भी बना हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष का कहना है कि यह बिल मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने वाला है, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस बिल के आने से मुस्लिमों का उत्थान होगा। आखिर इस बिल के लागू हो जाने के बाद से अब क्या कुछ बदलाव होंगे, कितना ये फायदेमंद है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर आप देखिए कि एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी में कई लोग ऐसे हैं जो कि इस बिल के विरोध में है और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि खुले मन से इसका समर्थन कर रहे हैं। आज हमारे साथ पंजाब केसरी स्टूडियो में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय संयोजक अबू बकर नकवी जी हमारे साथ मौजूद है। नकवी साहब, कैसे देखते हैं इस बिल को? लागू हो चुका है, कानून बन गया है, क्या कहिएगा? देखिए, 1995 में जो ये एक्ट बना जी, उसके बाद इस बिल में कई खामियां रह गई थी। इसी बीच सच्चर कमेटी आई। सच्चर कमेटी ने अपना रिजल्ट दिया कि मुस्लिमों की बद से बदतर हालत है। उन्होंने सच्चर कमेटी ने रंगनाथ मिश्र कमेटी पे डाल दिया। इसका आप भी मालूम कीजिए किस तरीके से मुसलमान की पोजीशन है, उन्होंने भी यही बताया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2013 के अंदर जब इसका संशोधन किया गया जी, तो उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा वो नहीं दिया गया जिससे कि बोर्ड मजबूत हो सके, बोर्ड के अधिकार सुरक्षित रह सके, बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं हो सके, बोर्ड में भूमाफिया नहीं आ सके। किसी भी प्रकार का ऐसा उसके अंदर वो नहीं किया जिससे ये बोर्ड दिन पे दिन खोखला और कमजोर होता गया। उसका रिजल्ट ये निकला कि गरीब महिलाओं को, विधवाओं को, परित्यागताओं को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड से मदद नहीं मिल सकी। गरीब बच्चों की शादियां नहीं करा सका वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसी बिल उसकी वजह से। आप ये देखिए, बच्चे गरीब जो जिनकी शिक्षा के लिए उनके फीस नहीं हुआ करती थी, उसमें वक्फ बोर्ड का अधिकार होता है कि उसको दे, उसका कर्तव्य होता है, लेकिन उसको भी लागू नहीं कर सका। उसकी वजह यही थी कि बरसों से देखा जा रहा था वक्फ बोर्ड के अंदर इस प्रकार की करोड़ों संपत्तियां होने के बावजूद भी कि वहां पर किसी भी प्रकार की आय आती थी तो वो भ्रष्टाचारी में जाया करती थी। तो आप ये देखिए कि 2024 के अंदर ये जो बिल संशोधन बिल मोदी जी ला रहे हैं, उसके अंदर टोटल वही वजह है कि जिसकी वजह से ये बोर्ड मजबूत होगा, इसके अंदर आय आएगी, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जाएगी, किराएदारों को उस समय किराया दिया जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो सामने आ रही है, तो उससे मैं समझ रहा हूँ कि ये वक्फ बोर्ड मजबूत होगा। और ये जो विरोध जो कर रहे हैं, ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है ट्रिपल तलाक का कितना विरोध हुआ था जी। आज हमारी बहनें कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। 1 मिनट के अंदर तलाक 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 कह दिया, वो तलाक हो गई।
छोटे छोटे बच्चे भी उसके बच्चे के साथ देके भेज दिया और वो दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी गुजारा जेंट्स। आज वो पाबंदी लग गई तो हमारे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनें पूरी सुरक्षित हैं, खुश हैं कि आज कोई भी मर्द उसको इस तरीके से 1 मिनट में तलाक नहीं दे सकता। 370 को इसीलिए देखो उसका विरोध शुरू कर दिया। कश्मीर में हमने देखा वहां पे जो गरीब आदमी थे सिर्फ टट्टू को चलाकर उससे अपना पेट भरते थे। यूनिवर्सिटियां वहां इसलिए नहीं बन सकती, कारखाने इसलिए नहीं बन सकते कि दूसरे के नाम से जायदाद कौन जाके वहां पैसा लगाए। आज 370 ठीक कितना विरोध हुआ उसका, सिर्फ विरोध के लिए, सिर्फ इसलिए कि वहां के मुस्लिम मजबूत होंगे, वहां के मुस्लिम के गरीब बच्चे पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कारखानों में काम करेंगे। इसको रोकने के लिए इसका विरोध हुआ। आज वहां पे देखिए, मैं कश्मीर गया भी 8-10 दिन रह के आया, वहां की आम जनता, मध्यम वर्ग, गरीब भी महसूस कर रहे हैं हमारे बच्चे अब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे अब यहाँ कारखानों में नौकरी पे जाएंगे, ये खच्चर वाली प्रथा हमारी लगभग खत्म होगी। तो इतना बड़ा काम मोदी जी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की बिल लाए, वक्फ बिल संशोधन का, तो इसका भी उसी तरह विरोध कर रहे हैं। इस सब का रीजन एक ही मानता हूँ मैं तो, कि अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती है मुसलमानों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो चाहती है हमारा वोट बैंक मुस्लिम के रूप में बना रहे। तो नकवी साहब, आपके हिसाब से ये जो बिल है वो मुस्लिमों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव इस वक्त सेट हो रहा है कि इस बिल के आने से मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, धार्मिक स्वायत्तता पर ये एक हमला है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, महसूस तो जो विरोध कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं इस बात को कि बिल बहुत अच्छा संशोधन हो रहा है, लेकिन वो अपनी जुबान से नहीं बोल सकते क्योंकि मुस्लिमों को अपनी तरफ रखना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बना के, वोट बैंक बना के, इसलिए उनकी बोलना ये मजबूरी है। जब ये बिल देखिए लोकसभा में, राज्यसभा में सब जगह पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय ने भी इसके मोहर लगा दी, तो आप कुछ दिनों बाद देख लीजिए वक्फ बोर्ड कितना मजबूत होता है, जिसको कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसको एक ऐसा एक शब्द में नाम लिया कि इसको उम्मीद का बिल है ये। इससे उम्मीदें बनेंगी, गरीब बच्चों की, गरीब औरतों की, विधवाओं की, परित्याग तो ऐसी उम्मीद बनेगी जिससे आय के साधन अच्छे होंगे, अच्छी आय होगी और उनको इससे मजबूती मिलेगी। तो इसलिए विपक्ष तो विरोध के लिए विरोध कर रहा है, मुस्लिमों को वोट बनाए रखने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा नकवी साहब, सरकार का कहना है कि इस बिल के लागू हो जाने से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों, वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, पक्षपात पर रोक लगेगी, इसके साथ ही अधिकारों का हनन नहीं होगा। आपका क्या कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रणाली हमने आज तक देखी या सुना है उसमें यही कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर उसे अपना घोषित कर दे वो उसकी हो जाती है, फिर उसके लिए कोई लड़ भी नहीं सकता, उसका जो असली मालिक है वो उस पर लड़ भी नहीं सकता। ये क्या पूरी प्रणाली, उसके बारे में थोड़ा देखिए। इसमें संशोधन के अंदर जो लाए हैं कि जो आदमी अपनी जायदाद वक्फ करता है उसकी पहले जांच होगी, बिल्कुल सही बात है ये। बगैर जांच के आके वक्फ बोर्ड में दे जाया करते थे, महीने 2 महीने बाद दूसरा आदमी आता था, मेरी जमीन को दूसरा वक्फ कर गया साहब, उसको यही जवाब मिलता था बोर्ड से कि आप कोर्ट केस कर दीजिए। अब वो कोर्ट केस चलता रहता था बरसों तक। तो मैं समझता हूँ इस बिल के अंदर जो संशोधन आया इसकी जांच कर ली जाए कलेक्टर के जरिए कि क्या ये जमीन चाहे उसी की है, ये जो देना चाह रहा है तो इसमें कहाँ बुराई आ रही है। जिस भूमाफिया के पास 4-4, 5-5 जमीनें, 20-20 बीघा उनकी जमीनें हैं, तो उसके पास एक के पास ही क्यों? वक्फ का मतलब ये है कि अगर दुकानें हैं तो गरीब ऐसे आदमी को दिया जाए जिससे अपना रोजगार चला के अपने बच्चे का पेट भर सके। और एक ही आदमी 4-4, 5-5 दुकानें ले रहा है, कहाँ तक उचित है? MI रोड पे देख लीजिए आप, किराएदार ले रखे 5-5, 6-6 हजार में एक दुकान को, और दूसरों को 25,000, 40,000, 30,000, 50,000 में दे रखा। तो ये वक्फ बोर्ड का नुकसान हुआ या किसका नुकसान हुआ? तो इससे क्या है, इस बिल के आने से, संशोधन बिल के आने से इसमें मजबूती मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और जो भूमाफिया जो हो रखे हैं इस पे लगाम लगेगी। तो इसीलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा विरोध किया जाए। लेकिन नकवी साहब, क्या ये बात सच है कि वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे थे संपत्तियों पर? बिल्कुल कब्जे किए जा रहे थे। और मैं बताऊं आपको, चूंकि मैं 2016-17 में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ स्टेट का, तो उस वक्त जब ट्रिब्यूनल से कोई आदेश देके हम किसी जिले में भेजते थे खाली कराने के लिए, तो वहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाती थी, प्रशासन नहीं कर पाता था। तो अब इन्होंने कलेक्टर, SDM को जब पावर दिए तो 1 मिनट के अंदर पुलिस जाके खड़ी हो जाएगी। जब खाली कराने के लिए वहां पे जाएंगे तो कलेक्टर कह रहा है, SDM कह रहा है कि इसको जाके देखें और ये आदेश आए इसकी पालना कराई जाए। तो उससे भूमाफियाओं के जो कब्जे हैं, अतिक्रमण है, वही तो हटेंगे ना। और वो आम आदमी को मिलेंगे, साधारण मुस्लिम को मिलेगा, सनातन को मिलेगा, जो भी किराया देगा सब उसको मिलेगा। तो इससे, इस बिल से बड़ी ताकत, बड़ी मजबूती वक्फ बोर्ड को मिलेगी।
नकवी साहब, आप खुद एक मुसलमान हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, मगर आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल पूरी तरीके से षड्यंत्र पूर्वक मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है। क्या कहिएगा इस पर? असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़े बाजीगर हैं, बहुत अच्छी उनको डपली बजाना आता है, और मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके जो विरोध करते हैं, मुखालिफ करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, हैदराबाद में देखिए कितनी जमीन उनके पास वक्फ बोर्ड की, आप जहाँ तक देखते जाएंगे वहां तक वक्फ बोर्ड की जायदादें उनके पास है। उनको भी ये डर है कि इस नियम के, इस संशोधन के उस पर बताया जाएगा इतनी जमीन आपके पास क्यों है। इसी तरह कई माफिया जो ऐसे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं जी, उनके पास बड़ी बड़ी जायदादें, बड़े बड़े शोरूम से 2-2, 3-3 शोरूम है। राजस्थान के अंदर भी आप देखिए, जोधपुर के अंदर मार्केट है, कोटा के अंदर है, टोंक में अच्छी जायदादें हैं, तो एक के पास 2-2, 4-4, 5-5 क्यों? ये सारी बातें इस संशोधन बिल के अंदर आई है कि आपके पास 5 है, 4 है तो एक ही रहेगी, उसका भी किराया आपको उतना ही दिया जाएगा जितना सामने वाला दे रहा है। एक तरफ जो प्राइवेट वाला वो दे रहा है 1 लाख किराया, और वक्फ बोर्ड वाला दे रहा 5,000, 6,000, और वो दूसरों को दे रहा है अपनी दुकान, तो बोर्ड में तो दे रहा 5-6 हजार, उससे ले रहा 40,000, 50,000, 60,000, तो कितना बड़ा नुकसान है। तो इस बिल के अंदर जो आया है, मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज ट्रिपल तलाक 370 से मुस्लिम सेटिस्फाई है, उसी तरीके से इस वक्फ बिल से भी जो विरोध कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि वक्फ बोर्ड वाकई में अब मजबूत हुआ, अब उम्मीद की किरण जगी हिंदुस्तान। नकवी साहब, आपने बताया कि आप खुद स्टेट लेवल पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। कैसे काम करता था वक्फ बोर्ड, और अब नए कानून के बाद में क्या कुछ इसमें सुधार होगा? देखिए, कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल में जो ऑर्डर आ गया वो फाइनल हो गया। अगर उसको परेशानी हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकता? इस बिल के अंदर इस बात को रखा गया है कि उस आदमी अगर सेटिस्फाई नहीं है वहाँ पे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अच्छी बात है। किसी भू माफिया से खाली कराने के लिए जा रहे हैं, तो पहले किसी भी प्रकार से प्रशासन की मदद नहीं हो पाती थी, तब कलेक्टर एसपी को ताकत दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं, तो उनसे खाली होगी जमीनें तो यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है। इसी तरीके से गरीब बच्चियों की शादियां नहीं करा पाते थे, एजुकेशन नहीं दी जाती थी, गरीब बच्चों की फीसें नहीं दी जाती थी, तो पैसा कहाँ जाता था? आप देखिए, राजस्थान के अंदर 20,000 से ज्यादा जायदादें हैं वक्फ बोर्ड के पास, और किराए नाम मात्र के हैं, उसके क्यों नहीं बढ़ाए जाते? यही वजह है कि आज़ादी के बाद से मुस्लिम बोर्डों को कांग्रेस ने पिछड़ापन रखने के लिए इस तरीके से संशोधन किए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, बल्कि उसको बिल्कुल कमजोर बना के रख दिया था। और अब पहली दफा जब बिल संशोधन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो उनको दुख हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। एक दृढ़ शक्ति रखने वाला प्रधानमंत्री जब कह रहा है बिल्कुल लागू इसलिए करूंगा ताकि वक्फ बोर्ड मजबूत हो, और वक्फ बोर्ड से उम्मीदें हो कि इनके बच्चे पढ़ें, एजुकेशन लें। गरीब बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन आगे नहीं पढ़ पाता। अभी देख लिया हाल ही के अंदर IAS हो रहे हैं, 30, 40, 50 IAS निकल रहे हैं, RAS निकल रहे हैं। पहले कांग्रेस सरकार आजादी के बाद कहीं 4 निकलते थे, कहीं 5, कहीं 7। ये इतना क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मुस्लिमों को धकेलने का काम कर रही थी कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अलावा और सरकार। नकवी साहब, आप देखिए कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, इनके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, और इनके अलावा आप विधायक है अमानतुल्लाह खान, इन तीनों लोगों ने अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ दायर की है। क्या कहेंगे? इनके पास जायदाद इतनी है कि इनको खुद को तकलीफ हो रही है इस बात की, इसलिए किसी न किसी रूप में आगे जाना इनका वो बनता है कि हम इसको करके अपनी जायदादों को बचाएं। अगर ये सच्ची तरीके से मुसलमानों की करते, हिमायत करते, तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और एक्सेप्ट करते हुए उनको करते हुए उनको देखते किस तरीके से मुसलमानों को इसमें फ़ायदा पहुंचाया जाए। ये जायदादें जो खाली पड़ी हुई है बिल्कुल, उसमें कैसे हम हॉस्पिटल बना के सभी समाजों के काम में लिया जाए। हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, कुरान पाक में लिखा हुआ है। तो कुछ ज़मीनें ऐसी भी होनी चाहिए जो सभी समाजों के काम आए। सिर्फ इसमें एक लाइन पे चलकर किसी तरीके से इसका इंक्रोचमेंट करके किसी तरह से काम भी नहीं आ रही, उपयोग में भी नहीं आ रही, और फिर आप इस तरीके का कदम उठा रहे हो, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ना चाहिए, मजबूती की तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहे ओवैसी साहब, अभी 19 दिसंबर को मैं पार्लियामेंट कमेटी के सामने भी 21 आदमियों का डेलीगेशन लेके गया था, और उसी कमेटी के सामने जहाँ पर संजय सिंह भी बैठे हुए थे, ए राजा भी बैठे हुए थे, मसूद अहमद भी बैठे, सारे के सामने बात रखी।
उनका आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इसको मजबूत करने पे ध्यान दीजिए ना आप। एक आध कोई बात आपको कमी दिख रही है उसका सुझाव दीजिए ना आप। सिर्फ एक ही कारण है कि इसका विरोध किया जाए, ये पास नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। तो अपनी बात हमने पार्लियामेंट के अंदर भी जाके और सच्चर इस कमेटी के जो चेयरमैन थे जगदम्बा पाल जी और उनके मेंबरों के सामने भी ये बात रखी, और हमारी उम्मीद जो थी ये लागू होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और राष्ट्रपति महोदय के पास भी लागू हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये उम्मीद कि अब बोर्ड मजबूत होकर गरीब मुस्लिम भी इससे उभरेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। नकवी साहब, आप खुद एक मुसलमान है, तो मगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है इस वक्त? देखिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जो बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी नजर हमारी तरफ टेढ़ी हो रही है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनकी नजर जब भी टेढ़ी थी जब हमने ट्रिपल तलाक के लिए पक्ष में बोला। आज ट्रिपल तलाक की गरीब बच्चे महसूस कर रही है कि हमारे कोई तलाक आसानी से नहीं दे सकता। 370 के लिए भी हमने जब आवाज उठाई तब भी ये स्थिति थी। बिल्कुल। आज वक्फ बोर्ड के अंदर भी समाज इस तरीके से ज्यादातर नजर से देख रहा है, टेढ़ी नजर से, कि इस तरीके से नकवी साहब और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हमने इसे महसूस किया चेयरमैन रहते हुए कि कितनी कमियां थी, कितनी खामियां थी, हमारे बच्चों को क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा, और ये मजबूती के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये बिल आ रहा है, तो यकीनन इससे ताकत मिलेगी वक्फ बोर्ड को और इससे फायदे होंगे मुस्लिमों को कोचिंग के अंदर, पढ़ाने के अंदर, फीसों के अंदर, गरीबों की शादियां कराने के अंदर। ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए नकवी साहब, अंत में बिंदुवार वो पॉइंट्स आप गिना दीजिए जिससे इस कानून के लागू हो जाने के बाद से मुस्लिमों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। देखिए, 7% अंशदान दिया जाता था वक्फ बोर्ड को, वो वही कमेटियां देती थी जो 1 लाख से ज्यादा जिसके पास इनकम होती थी जी। लेकिन अब मोदी जी ने कह दिया जिसके पास 1000 भी है, 10,000 भी है, 50,000 भी है, 90,000 भी है, 1 लाख से कम वाला भी इस पे अंशदान देगा। लेकिन उन्होंने छूट ये दे दी कि 7% को घटा के 5% कर दी। तो उस 5% से ज्यादा देने वालों को फायदा हुआ, ये वो नहीं बोल रहे। जो करोड़ों जिनकी इनकम आती, सब 7 से 5 कर दिया। कम वाले दे रहे हैं, तो ये मान लो 1 लाख रुपया कमा रहा है वो अपनी कमेटी से, तो 5,000 रुपये बोर्ड में देने में कहाँ पे वो आ रहा है। और बोर्ड में क्यों दे रहा हूँ जरा सोचे तो सही। गरीबों के लिए दे रहा हूँ, यतीमों के लिए दे रहा हूँ, विधवाओं के लिए दे रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए दे रहा हूँ। तो आदमी के इतना भी वो नहीं कर सकता कि वक्फ की जायदाद से 1 लाख रुपया कमा के 5,000 दे सके जी। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा है। दूसरा फायदा ये, जो एनक्रोचमेंट के लिए जो खाली नहीं करा जा सकते थे, आज कलेक्टर और SDM को पावर देने के बाद उसमें मिनटों में लगेगा। ये जो ऑर्डर लेके जाएगा ट्रिब्यूनल से वहां पे या फिर हाई कोर्ट से कहीं भी, जैसे संशोधन में दे दिया। मुझे ताजुब होता था कि ट्रिब्यूनल से आदेश, फाइनल आदेश होता था जी। हारने वाला आदमी हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकता। आज उनको अधिकार है, आपका दिल नहीं भरा होता, आप आगे जाके इस बात को रखिए। तो इस बात से भी जो है मजबूती इस बिल को मिलेगी। एनक्रोचमेंट के लिए कलेक्टर SDM जब उस पर इंटरेस्ट लेगा, उस आदेश की पालना करेगा, उसकी जिम्मेदारी समझेगा, तो उससे एनक्रोचमेंट हट के उसके अंदर कुछ बन के और कहीं ना कहीं उसका भी फायदा होगा। इसी तरीके से बच्चों को जो पढ़ाने के लिए, कोचिंगों के लिए जो पैसा नहीं हुआ करता था, कर्मचारी को तनख्वाहें भी नहीं मिलती थी, समय पे उसका किराया भी नहीं उगाया जा सकता था, ये सारी चीजें जब इस पर सख्ती, इस पर जब आदेश आएंगे, तो फिर चेयरमैन बैठता है, कर्मचारी बैठे हैं, तो किस लिए बैठे हैं? उस आदेश की पालना के लिए तो बैठे हैं, इसलिए थोड़ी बैठे हैं इससे लेना, इससे नहीं लेना, ये मिलने वाला है, इससे 6 महीने में लेना, इससे कोई उचित नहीं। उसका मतलब ये होता है कि 1 तारीख को जिस तरह कर्मचारी कहता है हमारा अधिकार है तनख्वाह लेना, 1 को मिलो चाहे 10 को मिलो, लेकिन तनख्वाह मिलेगी, उसी तरह वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है जो किराएदार उगाना, उनसे जो जमीनें खाली पड़ी उनको सही तरीके से किराए पे देना, किसी तरीके से एक को बहुत ज्यादा जायदादें नहीं देना। ये सारे जो दायित्व बनते हैं, जिम्मेदारी बनती है, वो वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों से लेकर, चेयरमैन से लेकर, सेक्रेटरी से लेकर, जो भी जिम्मेदारान है उन सब की बनती है। वो सब इस नियम में बन जाएंगे। सिर्फ सीट पे बैठकर ही घर पे नहीं जाएगा चेयरमैन, उसकी बॉडी, बल्कि वो देखेगी कहाँ पर कौन सी क्या है। आप ये देखिए, जो कमेटियां होती थी उनकी इनकम, उनकी किसी भी तरीके से जांच नहीं होती थी। इसके अंदर ये होगा कि आपका अगर 2 लाख रुपया इनकम है तो 2 लाख रुपया कहाँ से आया और ये कहाँ पे गया, और इसकी इतनी होनी चाहिए तो इतनी क्यों हुई। ये जो मॉनिटरिंग होगी इसकी, ये संशोधन बिल में होगी। इससे लोग बाग उसको पारदर्शिता के अंदर लाएंगे और किसी भी प्रकार से छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। और छुपाने की कोशिश कर रही और पकड़ में आते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने पनिश भी कुछ न कुछ संशोधन बिल में रखा होगा। तो इस तरीके से संशोधन बिल से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और मैं समाज को भी कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप जरा दिल और दिमाग से सोचो। ठीक है, आज़ादी के बाद से हमें इलिटरेट रखा, अनएजुकेटेड रखा,
कोशिश करी कि इनके समझने की शक्ति नहीं हो मुसलमानों में वोट देने के अलावा, तो वो दो रोटी सब खाते हैं। आप खा के देखें, हमें काय में फायदा है और काय में नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर देख लीजिए कि हमारे APRI टोंक के अंदर है, अरबी फारसी शोध संस्थान, भैरव सिंह जी के टाइम शुरुआत हुआ। जोधपुर के अंदर देख लीजिए मारवाड़ मुस्लिम कॉलेज, वहां पे इतना बड़ा कॉलेज थे, भैरव सिंह जी ने उसके लिए जमीन दी। क्या कभी कांग्रेस ने कहीं पे जमीन दे के इदारा खोला मुसलमानों का? जब मैं चेयरमैन था तो उसी की किताबों की डिजिटलाइजेशन करने के लिए 22 करोड़ रुपए वसुंधरा जी ने दिए। आज 1 करोड़ भी बता दीजिए राजस्थान सरकार ने कैसे कांग्रेस ने दी हो। 32,000 पैरा टीचर वसुंधरा सरकार ने बना के टीचर बना दिए। पैरा टीचर को सिर्फ 4,000 बचे थे, जिसको गहलोत सरकार किस तरीके से खूबसूरती से 5 साल निकाल के चल गई और आखिरी 6 महीने में इसकी जांच कर ली जाए, इसकी यूँ कर ली जाए, जल्दी बना रहे कल बना रहे, और ये इंतजार करते रहे कब आचार संहिता लगे इसको बंद करूँ, और आखिर वो चला गया। और इस तरीके तो किस तरीके से मुस्लिम को पिछाड़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस। आप ये देखिए हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर लोकसभा सदस्यों की जो भारतीय जनता पार्टी उनकी मीटिंग इन्होंने ली है मोदी जी ने, उन्होंने साफ कहा है कि 20% मुस्लिम जिस देश में रहते हो, ये दलित भी रहते हैं यहाँ पे, वो अगर पिछड़े होंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा जी। इसलिए आपको अपने अपने क्षेत्र में जाके और वहां पर जाकर उनकी सभी की पिछड़े को ऊपर लाना है, उनकी मदद करना है। आज आप एक भी वो बता दीजिए जिसमें जो योजना चलाई है उसमें किसी भी योजना में लिखा हो कि इसमें मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा, बाकी को दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम को 50%, 25% ही दिया जाएगा, बाकी सबको 100% दिया जाएगा। सभी योजना सबके लिए 100% है जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी जो हाल ही में बने हमारे भजन लाल जी, एक कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी की तरह ही वो भी एक कार्यकर्ता के रहते हुए मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री ऐसी पोस्ट पे पहुंचे जहाँ गरीबों के दुख को समझते हैं। भजन लाल जी भी एक जमीन से निकलकर आज मुख्यमंत्री बने हैं, तो जानते हैं किस तरीके से कौन से गरीब को क्या चाहिए, और वो योजना सारी लागू करके आज मुसलमानों को भी लाभ दे रहे हैं। तो हमें नाशुक्राना नहीं करना चाहिए जी। इस पार्टी का भी शुक्राना अदा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस पार्टी ने कह दिया आप वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, नहीं देख रहे, लेकिन हम आपका पेट बनना चाहते हैं, आपको शिक्षा देना चाहते हैं, आपको उठाना चाहते हैं जी। ये और पार्टियां नहीं चाहती। ये जो मुस्लिम विपक्षी दल जो मुस्लिमों को बरगलाकर खड़ा करना चाहते थे, तो हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल पहले एक जो मुस्लिम संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से खड़ा हुआ, जिसके मार्गदर्शक RSS के बड़े प्रचारक सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब है। उन्होंने भी एक इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी हिंदुस्तान में कि वो मुस्लिमों को इस बात को समझाने में भी सफल रहती है कि इस चीज के अंदर ये नहीं है, ऐसा है, ये गलत नहीं है, ये सही है। तो उसका कहीं ना कहीं एक टीम जब ऐसी बनती है तो अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में, अपने शहर में इस बात को रखते हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले। जैसे देख लीजिए उब्बल वतनी निस्फुल ईमान, उब्बल वतनी मिनल ईमान, कुरान पाक में लिखा हुआ है, यानी कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। तभी मुस्लिम को मालूम चलेगा तो वतन से मोहब्बत क्यों नहीं करेगा। तो ये इस बात के लिए मैं सम्मानीय इंद्रेश जी भाई साहब को हिंदुस्तान के मुस्लिमों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाकर हमें ये सिखाया है कि क्या गलत है और क्या सही है। जी जी, चलिए नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप देखिए कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक अबू बकर नकवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। वक्फ बोर्ड पर जो बिल लाया गया, जो कानून अब बन गया है, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ इन्होंने उन बिंदुओं को भी विस्तार से बताया है जो कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद से मुस्लिमों के हित में होंगे, उन्हें फायदा पहुंचाएंगे। तो इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।